हेलो दोस्तों, एक बार फिर से एंजॉय विद आरसी सिंह चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके 20 नंबर के आते हैं, आज वही क्वेश्चन की मैं चर्चा करूंगा जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं और 100% वो एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक ना, समय ना लेते हुए तो हम कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो देखिए बच्चों, एक बार बताने से पहले आप केमिस्ट्री को समझ लीजिए। ध्यान में ये रखना है कि केमिस्ट्री के किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला आपका बैलेंसिंग इक्वेशन है, तो कहने का मतलब हमने कई क्लास हमने आपको दिया है कि संतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे समझा जाए, कैसे उसके क्वेश्चन किया जाए। ठीक ना, उसके करने के कई कंसेप्ट होते हैं, उनको मैं बता रहा हूँ। तो जैसे पहली चीज़, संतुलित रासायनिक समीकरण करने के लिए हमने एक छोटी सी हेडिंग बताई थी। जैसे हमने कहा Mg प्लस O2। जैसे एक रिएक्शन छोटा सा लेते हैं Mg प्लस O2, इससे भैया आप क्रिया करके क्या बनाया, MgO बना। तो बच्चों ये देखना है कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला तो हमको समझना है अभिकारक, और दूसरा बच्चों समझना है उत्पाद। ठीक है, तो एक अभिकारक होता है, दूसरा उत्पाद होता है। अगर इस हिसाब की अभिक्रिया है तो इसको हमको कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको करके बता रहा हूँ। अब एक बात सोचो कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है और मैग्नीशियम के अणु 1 हैं। तो बच्चों ये देखना है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम के अणु 1 हैं, तो इनको भी हम 2 से गुणा कर लेते हैं। ठीक ना, जब इनको हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 2Mg हो जाएगा, 2MgO हो जाएगा। तो कहने का मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण आपसे पूछा जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, तो बड़े अच्छे शब्दों में बता सकते हैं, वे रसायन जिनके अभिकारक और उत्पाद दोनों के अणु आपस में क्या हों, बराबर हों, आपस में उनके अणु क्या हों, समान हों। अगर जितने अणु अभिकारक में बच्चों हों उतने उत्पाद में होने चाहिए। जब ये चीज़ें आएँ तब उसी को आप बैलेंसिंग इक्वेशन कह सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं, आगे चलते हैं। या इसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया, अब ऊष्माशोषी की बात करते हैं, तिनको भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसका बच्चों हम ऊष्मीय अपघटन कराते हैं। ठीक ना, देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका ऊष्मीय अपघटन करा सकते हैं। इस प्रकार की अपक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि पार्टिकुलर यही अपक्रिया नहीं आएंगे, इसी के हिसाब से जो भी इक्वेशन रहेंगे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ देखिए आएगा केवल इस यूनिट से, फर्स्ट यूनिट से केवल 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। मगर अगर ये 2 नंबर आपको लाना है तो हमारे चैनल से आप बराबर आपको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आप हमारे वीडियो को अच्छे से देखिए। अगर देखने से आपको ऐसा लगता है कि हाँ इस चैनल पे जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है मेरे काम का है, तब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, तब लाइक करिए। क्योंकि आसन है विश्वास के साथ कहते हैं, अगर हमारे चैनल से निरंतर आप जुड़े रहेंगे तो ये आपका 2 नंबर आराम के साथ मिल सकता है। तो देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आपको करना है तो ऊष्मीय अपघटन मैंने आपको बताया था, मतलब क्वथन और क्वथनांक। ठीक ना, मिल्टिंग एंड मिल्टिंग पॉइंट बड़े अच्छे ढंग से आप समझे होंगे। तो जब किसी जैसे जल होता है, देखिए सपोज करिए कि ये जल हो गया। ठीक है, अब इसी में बच्चों जल रख दिए, अब ये H2O है। जब अगर हमने कहा एक बर्नर के सहारे से इसको हमने हीट कर दिया। देखिए एक बर्नर के सहारे से इसको हमने बच्चों क्या कर दिया, हीट। ठीक है, अब बर्नर के सहारे से इसको हमने हीट किया। जब कोई जल है ना, जल में जब हम थोड़ा क्या करते हैं, बर्नर के सहारे से इसको हीट करते हैं तो इसमें क्वथन होता है। भाई जाहिर से बात, क्वथन होगा तो कहने का मतलब मिल्टिंग होगा। ठीक ना, जब मिल्टिंग पॉइंट होगा तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या निकलेगा, भाप निकलेगा। ठीक ना, इसमें क्या निकलेगा, जब भाई इसको हम यहाँ से अगर गर्म करेंगे तो हीट होगा, पानी क्या है, गर्म हो जाएगा।
ठीक ना। तो इसलिए इसमें क्या क्या क्वथन और क्वथनांग क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम बात करते हैं, जब इसको कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चों में गर्म करता हूँ तो देखिए ये बनाता है CaO। क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, ऑक्साइड, फिर हमने प्लस कर दिया। जब इनसे कैल्शियम ने इनसे चूना बनाने के लिए एक ऑक्सीजन उधार मांगा, हमने कहा आपसे बताया भी है उधार वही दे सकता है जिनके पास उनकी संख्या ज़्यादा हो। अगर आपके पास पैसा है तभी दूसरे को उधार दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। तो ऑक्सीजन इनके पास 3 है, एक ऑक्सीजन इनको उधार दिए तो ये बनाया इन्होंने क्या, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। आप बच्चों देख सकते हैं जब इन्होंने एक ऑक्सीजन कैल्शियम को कैरी कर दिए तो इनके पास कितने ऑक्सीजन बचे, 2। तो भैया अब क्या बचा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड, कई बार हमने बताया था, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को समझना है तो कई प्रकार से समझ सकते हैं। यह एक प्राकृतिक गैस है जो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमको मिलती है, ठीक ना। और सबसे ज़्यादा ये भोजन का काम पेड़ पौधों में करता है। और दूसरी चीज़, यह शुष्क बर्फ का भी सूत्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है या कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है शुष्क बर्फ का फार्मूला क्या होता है, तो आप जान सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ही शुष्क बर्फ का सूत्र होता है। चलिए ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हमने कहा H2SO4, ठीक ना, सल्फ्यूरिक अम्ल आया। आपसे पूछा, क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है बच्चों, मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ। क्या होता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को, क्या होता है जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं। केवल रासायनिक समीकरण देना है, हिंदी में क्वेश्चन लिखा रहेगा केवल रासायनिक। देखिए अगर जो भी बच्चा अभिकारक लिख लिया है तो विश्वास के साथ कहते हैं वो उत्पाद भी कर सकता है। जैसे क्या होता है जब सल्फ्यूरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करते हैं, तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो हमारा चीज़ क्या है, ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ देखो हाइड्रोजन देख लीजिए और ऑक्सीजन देखिए। तो मैंने कहा किसी को गैस कब कहते हैं, जैसे पार्टिकुलर एनी एलिमेंट कोई भी तत्व हो तो उसको हम गैस कैसे कहेंगे बच्चों। गैस तभी मैं कह सकता हूँ जब किसी भी तत्व के अणुओं की संख्या 2 होगी, चाहे वह हाइड्रोजन हो, चाहे वह ऑक्सीजन हो, चाहे वह नाइट्रोजन हो। अगर इनके अणुओं की संख्या 2 होगी तो वह गैस कहलाएगा, ठीक ना, अन्यथा वही अपना नाम कहलाएगा। मैंने 2 चीज़ बताया, अणुओं की संख्या होगी तो वह गैस कहलाएगा, और कौन सी गैस, मुक्त गैस। हमने बताया है आपको अगर कोई भी गैसें मुक्त होती है, देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर कोई गैसें मुक्त होती हैं तो बच्चों इस तरह का चिन्ह होता है, ठीक है। अगर कोई गैसें निर्मुक्त होती हैं तो इस तरह का चिन्ह होता है। तो मतलब जब ये गैसें कोई गैसें ऐसी हों जो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए, तो ये एरो लगता है। इसका मतलब साथियों ये होता है कि यह भर्जन कर रही, ठीक ना। अब जब भर्जन करेगी तो मतलब आप भी समझे होंगे, जो ईंट की पकाई होती है, जो परावर्तनी भट्टी देखे होंगे, जो उसमें ईंट अग्नि से सेलो द्वारा उनकी पकाई की जाती है, उसमें व्यर्थ गैसें होती हैं। तो बच्चों जो व्यर्थ गैसें होती हैं वह वायुमंडलीय दाब पर जाती हैं, बात समझे ना। अगर हम व्यर्थ गैसों को मुक्त नहीं करेंगे तो एक बहुत भयानक विस्फोट हो जाएगा, ठीक ना, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण भी दूषित हो सकता है, ठीक ना। इसलिए हम जो व्यर्थ गैसें होती हैं उनको हम मुक्त करते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं अगर करते हैं तो भाई हमने कहा हाइड्रोजन द्विपरमाणविक गैस है, तो हमने यहाँ बताया ऑक्सीजन द्विपरमाणविक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणविक है। तो मैं इनको वैलेंस कर रहा हूँ, ना कि सोडियम को वैलेंस कर रहा हूँ। वैसे भी जानता हूँ सोडियम के ऊपर 1 प्लस होता है, मगर जब सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में होता है तो उनके ऊपर 2 प्लस हो जाते हैं, ठीक ना। तो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इनको भैया क्या किया, 2 से गुणा करा दिया, ठीक ना। मैं अब आप नहीं पूछ सकते हो, अब आप नहीं पूछ सकते हो सर क्यों यहाँ 2 से गुणा किए, क्योंकि अभी आपको मैंने बता दिया, क्योंकि यह दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, द्विपरमाणविक गैसें हैं। अगर द्विपरमाणविक गैसें हैं तो इनके अणुओं की संख्या 2 है, यहाँ अणु क्या है, इकलौता अणु है,
ठीक ना, एक है तो इसलिए मैंने इनको 2 से गुणा किया। और बच्चों इनको हम क्या कर देते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको बताया है जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक कम है अपने से बड़े वाले तत्व को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो सोडियम, अगर हम विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करें सोडियम क्या होता है, 11 होता है। अब सल्फर देखो, क्या सोडियम से बड़ा है, सोडियम से बड़ा है। जब सोडियम से बड़ा है तो भैया सल्फर कितना होता है, 16 होता है। गंधक कितना होता है, 16 होता है। तो ए इनको विस्थापित कर देंगे, तो इन्होंने विस्थापित करके बनाया क्या, Na2SO4। तो बच्चों देख सकें बना क्या, सोडियम सल्फेट हुआ, आपका सोडियम सल्फेट बन गया, फिर हमने प्लस कर दिया। अब प्लस करने के बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। यहाँ 2 हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन ये है, तो 2 2 कितना हो गया, 4 हो गया। जब 4 हो गया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2H2O। देखो कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 2 4, तो 2 दूना 4 हो गया। अगर 2 का गुणा जब ऑक्सीजनों में हो रहा है तो ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो ये हो गया। तो देखो बैलेंसिंग इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कितना आसान है, आसान है, हमने कई वीडियो में बताया। अगर मैथ तभी आप लगा सकते हो जब आपके पास थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग होगा। समझना है यहाँ समझना मैं कर क्या रहा हूँ, थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान में रखना। अगर कंसेप्ट को आप समझ जाओगे तो विश्वास दिलाता हूँ कि आपको रासायनिक अपक्रिया चुटकी बजाते ही आप इसको कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, 2 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। अब बात मैं करता हूँ एसिड एंड बेस एंड साल्ट। अगर यहां देखिए, अगर हम बताएं तो एसिड बेस साल्ट, अगर हम बात करें एसिड को हिंदी में भैया अम्ल कहते हैं, और बेस की बात करें तो क्षार कहते हैं, और साल्ट की बात करें तो लवण कहते हैं। ठीक ना, अच्छे से समझना है। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अम्ल क्या होता है, हमने बताया था ना। ठीक, अम्ल को समझना है तो 2 शब्दों में समझना है। ठीक ना, ज़्यादा डिटेल कोई डिफिनेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस समझ जाइए अम्ल क्या होता है, सीधे सीधे जानिए। ठीक है, यह H+ आयन देता है, बात समझे ना, यह H+ आयन ऋण विद्युतीय तत्व को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, तो वह अम्ल कहलाता है। और देखिए ये अम्ल हुआ, ठीक है। और अम्ल को समझना है तो हमारे इस चैनल पे प्लेलिस्ट के जरिए से आप जा सकते हैं। मैं आपको दोनों कंसेप्ट यहाँ दे रहा हूँ। अगर आप क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली है, ये तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, आप मेरा प्लेलिस्ट पे जाकर इस चैनल के माध्यम से आप अम्ल क्षार अम्ल के प्रैक्टिकल को भी आप देख सकते हैं। जब उस वीडियो को आप देखोगे तो प्योरली आपको पता हो जाएगा अम्ल क्या स्वाद में खट्टा होता है, ये सब चीज़ें हमारे द्वारा करके बताया गया है। ठीक ना, तो अगर अम्ल को देखें H+ आयन देता है, और एक चीज़ देखिए स्वाद में अम्ल क्या होता है, खट्टा होता है। ये अम्ल है और बच्चों ये अम्ली है। अब देखिए अम्ल से अम्ली बनाना कितना आसान है। जैसे हमने कहा, एक छोटे से एक एग्जाम्पल को लेता हूं, जैसे हमने कहा सिरका का अम्ल लेते हैं CH3COOH। अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपका अम्ल है, बात समझे ना, यह अम्ल है। अम्ल से अम्ली कैसे बनाया जाता है, हमने बताया जब भी किसी अम्ल को अम्ली बनाना है, भाई अम्ल है तो उसमें प्लस आयन होगा, अम्ली बनेगा तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें त्याग देगा, हाइड्रोजन प्लस आयन त्यागेगा तो ये बनाएगा CH3COO ऋण आयन। तो साथियों अगर देख सकते हैं तो इसमें क्या बन गया, आपका बनेगा क्या, CH3COO ऋण आयन, या कह सकते हैं ये हमारा एसिड हुआ और ये हमारा एसिडिक हुआ। अगर हम बात करते हैं अब बेस की, बेस मीन्स होता है आपका
क्षार। अब क्षार को समझना है तो इसमें देखिए, अगर हम क्षार को जानेंगे, क्षार को अच्छे से समझ सकते हैं। यह जैसे हमने कहा अम्ल क्या होता है, H+ आयन देता है। तो बच्चों क्षार जो होता है OH ऋण आयन देता है। OH ऋण आयन देगा तो वह क्षार होगा। जब ये ऋण आयन से पॉजिटिव आयन दे देगा तो वह आपका क्षारी होगा। तो कहने का मतलब वह बेसिक रेडिकल्स होगा, जैसे NH4 धन आयन। अगर इनकी बात करें तो ये क्या है, क्षारी विलयन है। और आगे चलते हैं। अब आया अब साल्ट, मतलब लवण की बात आई तो इसको भी अच्छे से समझ सकते हो। इनकी अपक्रिया कैसे की जाती है, उनमें एक अम्ल और एक क्षार का मिश्रण कर दें तो वहां से साल्ट प्राप्त हो जाएगा। जैसे अगर हम बात देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, देखिए ये क्षार है आपका और ये आपका क्या है, अम्ल है। एक क्षार है और एक अम्ल है। जब इन दोनों का संयोजन अपक्रिया के हिसाब से करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। देखिए साल्ट बनेगा, आराम के साथ कर सकते हैं। देखिए NaCl, अगर साल्ट बनाना है, लवण बनाना है, तो जाहिर सी बात है उसमें समझना है क्या कि उसमें नमक का सूत्र प्राप्त होना चाहिए, नमक बनना चाहिए। अगर सपोज दैट नमक बन गया तो समझ लीजिए कि वह साल्ट है। देखिए अब यहाँ सोडियम क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके NaCl बनाया, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड बनाया, ठीक ना, ये सोडियम क्लोराइड बन गया। फिर उसके बाद अगर हम कहें तो एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो ये बनाया H2, एक ऑक्सीजन यहाँ ग्रहण करके H2O बनाया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब एक क्षार एक अम्ल, अगर इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है तो साल्ट मीन्स लवण प्राप्त होता है। लवण को जानने के लिए आप सीधे सीधे जाने कि उसमें नमक बनना चाहिए, मतलब सोडियम क्लोराइड बनना चाहिए। सोडियम क्लोराइड बन गया तो मतलब ये सबसे बड़ी चीज़ों को मैंने आपको बताया, एसिड बेस साल्ट, ठीक ना, ये चीज़ें खत्म हो गया। इसमें सबसे अच्छा यही क्वेश्चन पूछा जाता है pH मान, ठीक ना। अगर बच्चों pH मान निकालना है तो इसको भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। सीधे सीधे मैं आपको इस टॉपिक पे लाके आ रहा हूँ और बता रहा हूँ। pH वैल्यू निकाला कब जाता है, ये pH वैल्यू लॉग में निकाला जाता है। मैंने कहा लॉग, अगर लॉग का मान अगर देखा जाए तो इसमें 10 होता है, अगर जहाँ 10 रहेगा उसका लॉग का मान 1 हो जाएगा, ठीक ना। ये चीज़ तो बाद में देखेंगे, पहले देखिए pH वैल्यू क्या होता है। pH वैल्यू में अगर हम देखना है, pH मान देखना है तो इसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक ना। कब विलयन अम्लीय होगा, कब क्षारी होगा और कब विलयन उदासीन होगा। सीधे सीधे एक लाइन में समझ सकते हैं, ठीक ना। अगर मान के चलो कोई चीज़ हम बात कर रहे हैं कि 0 से लेकर अगर 7 से कम है तो वह विलयन क्या होगा बच्चों, अम्लीय होगा। अगर pH वैल्यू उनकी 0 से लेकर 7 से क्या है, कम है, तो 7 से कम है अम्लीय होगा। अब 7 है, अगर देखो 7 से कम है तो अम्लीय होगा। अगर प्योरली 7 है तो वह क्या होगा, उदासीन होगा। अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, 7 है तो उदासीन होगा। और 7 से अधिक है, 7 से अधिक मतलब हो गया जैसे 14 हो गया, 7 या 14 के बीच में होगा तो वह विलयन जानते हो क्या होगा, क्षारी होगा। तो भाई 3 प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकार को आप समझ गए। कब विलयन कोई अम्लीय होगा, अम्लीय तब होगा जब वह 7 से कम होगा। क्षारी कब होगा, जब वह 7 से अधिक होगा। उदासीन कब होगा, जब वह किस पे होगा, 7 पे होगा। ये चीज़ समझ गए, ठीक ना। अब बात करते हैं तीसरा चैप्टर। अगर तीसरे चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तीसरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ तो हाइड्रोकार्बन है, ठीक। आज तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं और किससे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो चीज़ बता रहे हैं। अगर हाइड्रोकार्बन को बच्चों देखा जाए, देखिए ये है हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन को देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, सीधे सीधे जानिए। मतलब वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, बात समझे ना, जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं वही हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सपोज करिए कि जैसे
CH4 से मेथेन होता है। ये क्या है, किस श्रृंखला के यौगिक है, ये हाइड्रोकार्बन है। इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है, तो इसे हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो इसमें देखिए अगर हम बात करें एल्केन, एल्केन होता है, और दूसरी बात करें तो एल्कीन होगा, और ये हो गया आपका एल्काइन। अब यहाँ देख सकते हैं एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अगर यहाँ करें तो ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका जर्नल फार्मूला, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n+2, इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n-2। तो बात यहाँ समझें, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर हम n की वैल्यू रखें, एक यहाँ रख दें, एक यहाँ रख दें और एक यहाँ रख दें। अगर दोनों की बात करते हैं तो बड़े आसानी से समझ सकते हो। कैसे, अगर एक रख दें, एक रखने से कौन सा फार्मूला बनता है, तो आपसे कोई पूछता है तो आप सीधे बताते हो कार्बन की संख्या एक है तो उसका नाम हम क्या रख सकते हैं, मेथेन होता है। तो यहाँ देखो कैसे होता है। अगर n की वैल्यू एक रखे हो, Cn कितना होगा, एक हुआ। हाइड्रोजन 2 है, n की वैल्यू एक है, 2 × 2 2 2 4। तो बच्चों यहाँ देख सकते हो, बिना रटे बिना समझे आप सीधे सीधे जान गए कि यह मेथेन है। अच्छा एक चीज़ जानो, अगर आपसे पूछता है मेथेन से कैसे मेथीन बनाएंगे, मेथेन से कब कैसे आप मेथिल बनाएंगे, तो आप समझ सकते हो। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि मेथेन से आपको क्या बनाना है, मेथिल बनाना है, मेथेन से मेथिल बनाना है तो एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दोगे। जब एक हाइड्रोजन विस्थापित कर दोगे तो बच्चों ये बन गया CH3। CH3 बना तो बताओ, हमने आपको बताया एक कार्बन से मेथ होता है ना। अगर एक हाइड्रोजन विस्थापित हुआ तो इल ग्रुप हो गया, मेथ प्लस इल बराबर आपका हो गया मेथिल। पहली चीज़ ये हो गई, ठीक ना। एक कार्बन से मेथेन हो गया। अगर इसमें एक कार्बन रख दें तो क्या बनता है, ठीक है। अब यहाँ C हो गया, यहाँ H2n कितना है, तो मतलब ये इसका नहीं बनता है और इसका भी नहीं बनता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं n बराबर 2 और यहाँ भी रख देते हैं n बराबर 2 और n बराबर 2। देखिए दो चीज़ें प्राप्त होंगी। अगर आपसे कहा जाए, ठीक, अगर कहा जाए कि अगर केला की बात किया जाए और पपीते की बात किया जाए, कौन सी ऐसी गैस है जिससे केला और पपीता पकाया जाता है, ठीक ना, तो आप क्या कहोगे, एथिलीन गैस। एथिलीन गैस की सूत्र अगर क्या है उसको हम समझ सकते हैं। पहले देखिए, अब कार्बन की संख्या 2 है, मतलब n की संख्या 2 हो गई, तो यहाँ हम कहेंगे तो C2, कार्बन 2 है, n बराबर 2 रख दिए हैं, C2 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, n कितना है 2, 2 दूना 4, 4 2 6। तो देखो बच्चों आपका बन के आया सूत्र C2H6। C2H6 को क्या कह सकते हैं, इसका नाम है एथेन। एथेन मतलब एथेन वही होगा जिनके सारे अष्टक क्या होंगे, पूर्ण होंगे। जिनके अगर हाइड्रोजन की कमी हो गई, 2 हाइड्रोजन की कमी हो गई तो इसमें, तो वह एथीन हो गया, और 2 हाइड्रोजन की और कमी हो गई तो वह एथाइन हो गया। देखिए कैसे, देखिए इसमें हमने कहा C2H6, इसका नाम सभी लोग जानते हैं, इसका नाम एथेन होता है, तो समझ सकते हैं एथेन है। तो हमने कहा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करते हैं, कोई भी कार्बनिक रसायन की बात करते हैं, उसमें 2 प्रकार के तत्व होते हैं। तो इसमें समझ सकते हैं क्या, जैसे इसका नाम एथेन है ना, किस प्रकार का सूत्र उत्पन्न करेगा, बनाएगा, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। यह अगर C2H6 है तो एक प्रकार का आणविक सूत्र के रूप में लिखा है। आणविक सूत्र बच्चों उसे कहते हैं जिनमें आपको अणु दिखे। बताओ कार्बन के कितने अणु दिख रहे हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 6 अणु हैं, तो आणविक है। और दूसरी चीज बच्चों क्या होता है, ग्राफिक सूत्र, ग्राफ बनाना। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, जब मैं कार्बन टू अटैच हाइड्रोजन, जब कार्बन को हाइड्रोजन से बच्चों को जोड़ देंगे, अगर कार्बन से हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो इनका एक ग्राफ बनेगा, ग्राफिक सूत्र का निर्माण करेगा। और तीसरी चीज, जब कार्बन टू अटैच कार्बन, कार्बन को कार्बन से जोड़ देंगे तब यह एक स्ट्रक्चर, एक संरचना सूत्र का निर्माण करेगा। देखिए कैसे, अगर हम बात करते हैं इन चीज़ों की, तो यहाँ हम साइड में देख लेते हैं कि इनको अगर करते हैं तो यहाँ देखिए कार्बन कितने हैं,
2 कार्बन है और जुड़े किससे हैं? हमने कहा जब अष्टक पूरे होंगे तो वह एकल बंध में जाएंगे। अब एकल बंध में जाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इस साइड, एक हाइड्रोजन इस साइड कर दिए। अब यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन नीचे साइड और एक ऊपर और एक इस साइड। अब यहाँ देखिए करिए, अब देखिए एक कार्बन एक एक दो, एक कार्बन और एक एक 2 कार्बन हो गए। अगर 2 कार्बन है तो जाहिर से बात है, हमने आपको बताया है एक कार्बन से मेथ होता है और 2 कार्बन से एथ होता है, 3 कार्बन से प्रोप होता है, 4 कार्बन से ब्यूट होता है, 5 कार्बन से पेंट होता है, 6 कार्बन से हेक्स होता है, 7 कार्बन से हेप्ट होता है, 8 कार्बन से ऑक्ट होता है, 9 कार्बन से नॉन होता है, 10 से डेक। केवल बच्चों केवल आपको 1 से लेकर 10 तक याद करना है। अगर 1 से लेकर 10 तक कार्बनों का चयन याद कर लिए कि 1 से लेकर 10 तक याद कर लिए, तो मैं कहता हूं आप 1 से लेकर 10 तक याद करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको 1 से लेकर 20, 21, 22 सब बता देंगे, ठीक ना। अब देखिए अगर आप ये जान गए हैं तो हमने कहा कि n बराबर अगर 2 रख दें और हम चला जाए भाई किस में चले जाएं? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन में जाएं, ठीक है। अगर एल्कीन में जाएं तो यहाँ हम देख सकते हैं क्या होता है, C2H4 प्राप्त होता है, ठीक ना। अगर C2H4 प्राप्त होगा तो इसको भी कर सकते हैं। देखिए हमने बताया डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक हाइड्रोजन इधर लगाए, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इस साइड लगाए। हमने कहा इसी का नाम है एथिलीन गैस। कौन सी गैस है? एथिलीन गैस। मतलब मैं बता सकता हूं केला और पपीता पकाने वाली गैस है, इसका यूज किया जाता है एथिलीन गैस। साधारण नाम है एथिलीन गैस, रासायनिक नाम क्या होगा आपके सामने सम्मुख है। मैं रासायनिक नाम IUPAC कंसेप्ट से पता कर सकता हूं। देखो कैसे, अब बताओ एक एक 2 कार्बन है, अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लग गया है, जब भैया डबल बॉन्ड लग गया तो एक एक 2 एथ प्लस इन, एथ प्लस इन अगर हम कहें तो इसका नाम साथियों क्या हो सकता है? एथीन। यहाँ देख सकते हो ना, साधारण नाम एथिलीन गैस है और रासायनिक नाम एथीन है। पहली चीज़ तो ये देखें, और एक चीज़ देख लीजिए, अगर कृत्रिम विधियों से अगर हम फल पकाए, जितने भी फल आते हैं और किसको छोड़कर, केला और पपीता को छोड़कर जितने भी फल आते हैं वो कृत्रिम विधियों से पकाए जाते हैं, और वो गैस का नाम है एसेटिलीन गैस। एसेटिलीन गैस का फार्मूला क्या होता है? देखो आप याद करते हो, बिना याद करके भी जान सकते हो। क्यों? n बराबर 2 रख देंगे और जाएगा थर्ड बॉन्ड, मतलब ट्रिपल बॉन्ड में जाएगा, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। तो देख सकते हैं अब n बराबर 2 रखे तो यहाँ C2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, n कितना है? 2, 2 दूना 4, अगर 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। देखिए वो फार्मूला है C2H2। अगर C2H2 की बात करें, इसका नाम है एसेटिलीन। क्या नाम है? एसेटिलीन। अगर रासायनिक पद्धतियों से, ठीक ना, अगर IPAC नाम से इसका रासायनिक नाम जानना हो तो बड़े आसानी से कर सकते हो। देखिए ये हुआ ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड हो गया, देखिए 2 कार्बन है, मतलब हमने बताया किस बॉन्ड में गए हैं? ट्रिपल बॉन्ड में गए हैं। तो इनके इस साइड एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस साइड एक हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, इसका नाम एसेटिलीन था। अब इसका नामकरण करेंगे तो चाहे जिधर से करें, 1 2। अच्छा 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो इसका क्या हो गया? नाम है एथाइन। इसका नाम क्या हो गया? एथाइन। अगर रासायनिक नाम जानेंगे तो एथाइन हो गया, अगर वो साधारण नाम जानेंगे तो इसका नाम एसेटिलीन है। तो आप सीधे सीधे जान सकते हो, अगर कृत्रिम विधियों से जितने भी फल पकाए जाते, चाहे वह सेब हो चाहे आम हो, पर्टिकुलर जितने भी फल पकाए जाते हैं वो कृत्रिम विधियों, वो कौन सी गैस से पकाए जाते हैं? एसेटिलीन गैस से। और अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि IPAC अगर इतना चीज़ पता हो गया तो बड़े आसानी तरीके से उनका IPAC नामकरण कर सकते हैं, ठीक ना। ओके, थैंक यू।